Hey dear students, welcome back to our lecture chapter 3 इकोलॉजी फाउंडेशन कोर्स जो हम कर रहे हैं ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 जहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं अपना कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसी के साथ साथ कुछ उसके प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस भी है जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। कई सारे डेफिनेशन जैसे तो बच्चों आए और गए हैं, लेकिन ये एक डेफिनेशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छे और आसान तरीके से दर्शाता है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट। देखो, उद्धार होना चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए, आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, लेकिन वो उद्धार जो हो रहा है, वो डेवलपमेंट जो हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है, करो। फॉर एग्जांपल पानी यूज़ करो, आप पानी को किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन ऐसा भी यूज़ मत करो और इतना भी वेस्ट मत करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं हमारे पास में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट पीपल, यानी कि आज की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जनरेशंस को किसी तरीके का परेशान नहीं कर रहे हैं हम कि आगे जाके उनको कोई चीज़ ना मिले। टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि उनको अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करता है किसके ऊपर? क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इम्प्रूव करना है लोगों की, ऑफ द अर्थ सिटीजन्स, विदाउट इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना है। टू सप्लाई देम इनडेफिनेटली, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जितना है उतना आप यूज़ करो, एक्सप्लॉइट करो, सप्लाई करते जाओ, बिना किसी गिनती के आप उसको यूज़ ही करते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप अनसस्टेनेबल होते जा रहे हो। It requires an understanding that inaction has consequences and that we must find innovative ways to change institutional structures. अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अगर आप कुछ गलत कदम उठाते हो, तो उसका आपको भुगतान भी जो है वो करना पड़ेगा। इसीलिए हमको अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है और इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा इंडिविजुअल बिहेवियर को भी, क्योंकि जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो होती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, अगर ये चेंज हो गया तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमको एक्शन लेना पड़ेगा। इट इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन, चेंजिंग पॉलिसी, एक्शन लो, पॉलिसीज़ को चेंज करो, प्रैक्टिस एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पर, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे लोकल लेवल पर हो, लोगों से प्रैक्टिस करवाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द इंटरनेशनल। इंडिविजुअल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करवानी है पॉलिसी को चेंज करने की, ताकि हम सस्टेनेबली सर्वाइव कर सके। नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब क्यों ही ज़रूरत आन पड़ी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? क्योंकि इसका रीज़न है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आ गया बच्चों, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हो गया? हमारा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो है उसमें क्या आ गया? बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब ये जो चेंज आए हैं हमारे लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से हमारी मटेरियलिस्टिक डिमांड जो है वो क्या हो चुकी है? बढ़ गई है। हमको चीज़ों की भी ज़्यादा नीड है, ज़्यादा ज़रूरत है। डिमांड, सप्लाई, नीड, वांट्स, ये सब हमने पढ़ा है, तो अभी चीज़ों की हमको ज़्यादा ज़रूरत होने लग गई है। इसीलिए इनका जब हम ओवर यूज़ कर लेते हैं, किस चीज़ के लिए? अपनी लाइफस्टाइल को सेटिस्फाई करने के लिए। देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब कॉजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है, दुनिया भर में हर जगह चल रहा है, तो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हमको बोलता है नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो ओवर यूज़ किया जा रहा है, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल मेनली इन द अर्बन एंड द इंडस्ट्रियल एरियाज, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड वेस्ट है इसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। This has caused degradation of the natural environment, that is of the plant and the animal species। और इसी की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, दैट इज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। इसमें भी अगर आप देखो तो एक्सटिंक्शन होते जा रहे हैं। ड्यू टू ओवर यूज द वाटर बॉडीज आर गेटिंग पोल्यूटेड। अब इनके ओवर यूज की वजह से क्या हो रहा है? वाटर बॉडीज भी पोल्यूट हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, और उसी के साथ साथ कई जगहों पर वाटर जो है वो सलाइन जो है वो खारा पानी जो है वो बन चुका है। याद रखना बच्चों, हमारे पास जो है पीने का पानी साफ फ्रेश वाटर से वो सिर्फ अर्थ पे 3% ही अवेलेबल है फ्रेश वाटर।
फॉरेस्ट आर गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू फेलिंग ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं क्योंकि झाड़ गिर रहे हैं, जिसकी वजह से इट हैज रिजल्टेड इन सॉइल इरोजन, सरफेस सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड इन द रिवर वैलीज मेकिंग द रिवर बेसिन शैलो टू कॉज फ्लड्स। अब ये जो मिट्टी है सॉइल इरोजन हो रहा है, ये जाकर नदियों में झरनों में बह बहकर जमा हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फेलिंग ऑफ ट्रीज इज ऑल्सो रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो झाड़ है जो कि गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उसका लेवल बढ़ते जा रहा है और उसी की वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर इज ओवर यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो पॉपुलेशन तो हम किसी कीमत पर कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी ज़्यादा ही होगा। Above factors have led to degradation of environment। अब इसकी वजह से ये जो फैक्टर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए। Therefore there is a need for sustainable development, और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। People need to be made aware of the needs and the methods to control their demands, और इसीलिए लोगों को ज़रूरत है अपने नीड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की और कैसे हम अपने डिमांड को कंट्रोल में रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम का ओवरकम कर सके। जो प्रॉब्लम क्या है, ओवर यूज़ कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इसको क्या कर सकेंगे, ओवरकम कर सकेंगे अगर हम अपने नीड्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो। अब इन्हीं की कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। जब भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिया जाएगा, इंटीग्रेशन यानी कि मिला कर लिया जाएगा। आप सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहे, आपको एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। It requires that we ensure economic decisions adequately reflect environmental impact including human health। तो environmental impact के ऊपर ध्यान देना इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते वक्त, तो उसमें इंक्लूड होता है हमारा ह्यूमन हेल्थ। Environmental initiatives shall adequately take into account economic consequences, और इसी तरीके से हमको क्या ध्यान में रखना है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स अगर आप लेते हैं तो उसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो है, इकोनॉमी पे असर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ वाइजा वर्सा, दोनों ही चीज़ों को हमको एक साथ लेकर चलना है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। सेकेंड दैट वी हैव ए स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है जैसे कि एक केयर टेकर होता है या फिर एक सुपरवाइजर होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इट रिक्वायर्स दैट वी मैनेज द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पर स्टीवर्डशिप में हमको ध्यान देना है, सुपरवाइज करना है, टेक केयर करना है किस चीज़ का, कि फ्यूचर जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रेजेंट जनरेशन भी फ़ायदा जो है वो उठा सके अभी की अवेलेबल रिसोर्सेज से। Stewardship requires the recognition that we are caretakers of the environment and economy for the benefit of present and future generations। तो stewardship का मतलब यहाँ पर बोला गया कि हम ही caretaker है किसके, environment के, और environment के साथ साथ future generation और present generation का भी ध्यान हमें ही देना है। A balance must be struck between today's decisions and tomorrow's impacts। तो हमेशा ध्यान देना है कि आज जो आपने डिसीजन लिया है उसका प्रभाव आपके कल के ऊपर क्या पड़ने वाला है। That is what we mean by sustainable development in simple terms। Shared responsibility requires that all citizens acknowledge responsibility। As citizens हम सबकी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हमने किसी को कुछ बुरा करता हुआ देख लिया तो हम बोलेंगे हम क्यों उसको बोले। एज अ सिटीजन वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी शुड बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ वी आर फाइंडिंग समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग। Responsibility for sustaining the environment and economy, with each being accountable for decisions and actions in a spirit of partnership and open cooperation। और इसी के साथ देखकर बोला जा रहा है कि हर कोई क्या है, अकाउंटेबल है किस चीज़ के लिए, डिसीजंस और उनके एक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। इट रिक्वायर्स दैट वी एंटिसिपेट, प्रिवेंट और मिटिगेट सिग्निफिकेंट एडवर्स एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड डिसीजन। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि हम किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे, एंटिसिपेट करेंगे, प्रिवेंट यानी कि बचाएंगे, मिटिगेट सिग्निफिकेंट एडवर्स एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग ह्यूमन हेल्थ यानी कि किसी भी तरीके का रॉन्ग इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी ना हो और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी ना हो। Conservation requires that we maintain essential ecological processes, biological diversity and life support systems of our environment। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको ध्यान देना है किसका, इकोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे एनवायरनमेंट का। हार्वेस्ट रीयूजेबल रिसोर्सेज ऑन अ सस्टेन्ड यील्ड बेसिस, यानी कि रिसोर्सेज को रीयूज कर सकते हो तो ऐसे रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करना शुरू कर दो। एंड मेक वाइज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए एफिशिएंट यूज करना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। Next, it is saying that waste minimization requires that we endeavor to reduce, reuse, recycle and recover the products of a society। Waste minimize कैसे होगा, reduce, reuse और recycle, ये 3 R के कॉन्सेप्ट से।
enhancement requires that we enhance the long term productive capability, quality and capacity of a natural ecosystem। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है अपने नेचुरल इकोसिस्टम को और ज़्यादा एनहांस करना है, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने इकोसिस्टम को और अपने एनवायरनमेंट को बचाकर मेंटेन करके रख सकते हैं। Rehabilitation and reclamation requires that we endeavor to restore damaged or degraded environments to beneficial uses. Rehabilitation and reclamation require ameliorating damage caused in the past. Future policies, programs and developments should take into consideration the need for rehabilitation and reclamation. तो basically यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, we endeavor to restore damaged or degraded environments to beneficial use, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसा environment जो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, जो हमारे यूज़ में नहीं है, तो हम कैसे उसको यूज़ में लेकर आ सकते हैं, कैसे उस environment का हम ध्यान रख सकते हैं। Scientific and technological innovation requires that we research, develop, test and implement technologies essential to further environmental quality including human health and economic growth। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि हमको ध्यान रखना है किसका, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो भी आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिसर्च करो, टेस्ट करो, डेवलप करो, इम्प्लीमेंट करो उन टेक्नोलॉजी को, ताकि आगे एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, ह्यूमन हेल्थ का कॉस्ट नहीं होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसके साथ होनी चाहिए, यानी बिना किसी नुकसान पहुँचाए आपकी ग्रोथ जो है वो कंट्री की होनी चाहिए, ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपको बोल रहा है एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर वी थिंक ग्लोबली व्हेन वी एक्ट लोकली। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हर किसी को यहाँ पर काम करना है। व्हेन यू आर एक्टिंग लोकल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग ग्लोबल। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स दैट वी रिकॉग्नाइज देयर आर नो बाउंड्रीज टू आवर एनवायरनमेंट, यानी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है कि कोई भी तरीके की सीमा नहीं है जब हम बात करते हैं अपनी एनवायरनमेंट के बारे में, एंड दैट देयर इज इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस अमंग प्रोविंसेस एंड नेशंस। और इसी के साथ साथ हमको बोला जा रहा है कि इकोलॉजिकली भी, एनवायरमेंटली भी हम एक नेशन से दूसरे नेशन के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। There is a need to work cooperatively locally and internationally to accelerate the merger of environment and economics in decision making। इसी के साथ साथ हमको बोला जाता है कि ना कि सिर्फ लोकली हमको कोऑपरेशन चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए अलग अलग प्रोविंसेस से, देशों से, ताकि हम एक साथ मिलकर काम कर सके, सही डिसीजन ले सके, एंड टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एंड इक्विटेबल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। और इसी के साथ साथ हम एक सही डिसीजन ले सके, किससे रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हम सही डिसीजन जो है वो ले सके। So these were some of the principles. Okay, now we are going ahead with the guidelines of sustainable development. पहला गाइडलाइन हमको बोलता है हमको क्या करना चाहिए। गाइडलाइंस बेसिकली आपको बताते हैं क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। पहला है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपल सी बात है, आप जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उसको आप एफिशिएंटली, इफेक्टिवली क्या करना है, आपको उसका यूज़ जो है वो करना है। प्रॉपर प्राइसिंग, proper resource pricing, demand management, resource allocation together with incentives and disincentives to encourage efficient use of resources and full environmental costing of decisions and developments। और इसी के साथ साथ आप environmental decisions जो भी ले रहे हो आपको ध्यान में रखना है आप resources का इस्तेमाल भी सही कर रहे हो, जिसके बेसिस पर आपका environmental decisions भी harmful नहीं होना चाहिए। Public participation, we shall establish appropriate forums which encourage and provide opportunity for consultation and meaningful participation in decision making processes by all citizens। ऐसे forums लेकर आओ जहाँ पर हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप आ सकते हो, अपने suggestions, अपने advice या contribution दे सकते हो related to the environment। We shall endeavor to ensure due process, prior notification and appropriate and timely redress for those affected by policies, program, decisions and developments। तो बेसिकली अगर कोई भी न्यू पॉलिसी प्रोग्राम का किसी तरीके से कोई इम्पैक्ट हुआ है तो आपको एक मौका देना चाहिए लोगों को सामने से आकर बात करने का, जहाँ पर वो लोग को आपको प्रायर इंटीमेशन देना है, प्रायर इन्फॉर्मेशन देना है कि आप ऐसा कोई वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हो या ऐसा कोई सेमिनार रखने वाले हो या फिर इस तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी देने वाले हो कंसल्टेशन की, जहाँ पर आकर लोग जो है जो इम्पैक्ट हुआ है जिनके ऊपर वो उस बारे में डिस्कशन कर सके। Next is talking about understanding and respect. We shall be aware that we share a common physical, social and economic environment in the country. Understanding and respect for differing social and economic views, values and traditions and aspirations is necessary for equitable management of those common resources. So basically it is talking about we shall be aware that we shall share, that means हमें common चीज़ें share करनी चाहिए जो कि होती है with respect to your physical, social, economic environment एक country की। तो इन चीज़ों को हमको share करना चाहिए हमेशा other nations के साथ में। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक व्यूज। इसी के साथ साथ जब किसी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, किसी के ओपिनियंस आपसे मैच नहीं करते हैं, तो मेक श्योर यू आर ऑलवेज रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन्स ओपिनियंस एज वेल। ट्रेडिशंस, वैल्यूज, एस्पिरेशंस इन सबको आपको समझना है, रिस्पेक्ट करना है। हो सकता है उनका व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से अलग हो, दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन।
एक्सेस टू एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, हमेशा क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, इकोनॉमी से रिलेटेड कलेक्ट कर पाए, उतना ज़्यादा कलेक्ट करो, टाइमली एक्सेस दो इस इन्फॉर्मेशन को, और ऐसी अगर कोई काम की इन्फॉर्मेशन है तो उसको लोगों के साथ में शेयर करो। Integrated decision making and planning. Always we shall encourage and support decision making and planning processes that are open, cross-sectoral, incorporate time horizons relevant to long-term implications and are efficient and timely. तो ऐसे decisions को हमेशा encourage करो, support करो, जिससे कि आप क्या बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, efficient हो, timely decisions भी ले रहे हो, और जिसका impact कोई बुरा भी नहीं है। Substitution. We shall encourage and promote the development and use of substitutes for scarce resources where they are both environmentally sound and economically viable. तो substitutes में यहाँ पर हमको बोला जा रहा है हमेशा ट्राई करना है कि ऐसे resources को आप substitute या ऑप्शन में रखें जो कि environmentally भी सेफ है, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, और इकोनॉमिकली भी आपकी जेब खर्ची जो है उससे ज़्यादा ना हो, राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके पॉकेट पे भी ज़्यादा कॉस्ट ना लेकर आए, पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, और एनवायरमेंटली भी किसी तरीके से वो हर्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट द गाइडलाइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेज। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दिए हैं, दिस आर बीइंग लिस्टेड बाय मनीतोबा राउंड टेबल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या किया था, एडवाइस दिया था ताकि वो सपोर्ट कर सके डिसीजन मेकर्स को, किस चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूज, लैंड यूज, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस फॉर द प्रोविजन। मनीतोबा इज अ प्रोविंस ऑफ कैनेडा। तो बेसिकली उस डिसीजन के लिए, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए मनीतोबा राउंड टेबल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अपने गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस एंड एडवाइस दिए थे इन द फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। तो अगर आपको जाना है मनीतोबा, तो बेसिकली इट इज द प्रोविंस ऑफ कैनेडा। So that was all about your sustainable development, wherein we have studied principles and guidelines. Next we have is components of sustainable development. Sustainable development means development that meets the needs of the people today without compromising the ability in the future to meet their needs. So simple सा है, हमने अभी भी समझा है sustainable development। फ्यूचर के पब्लिक को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से रिसोर्सेज का सही यूटिलाइज करना चाहिए। प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्चुअली अचीविंग इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। देखो, बोलना तो बहुत ही आसान है, ये टास्क जो है ये करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, राइट। हम थोड़ी अपना यूज़ जो है वो बंद कर लेंगे, हमको आदत है नल एकदम फास्ट घुमा कर हाथ धोते रहने की, तो हम वही करने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ अ टास्क दैट कैन बी अचीव्ड। Individuals, communities, governments, non-governmental organizations around the world have been working on programs associated with the components of sustainable development for many decades। यानी कि सदियों से चला आ रहा है कि गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, सब मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं अब तक, क्योंकि हम कितनी जगह पर कितने लोगों को रोक पाएंगे, कितना कंट्रोल कर पाएंगे लोगों के ऊपर। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनली हम अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर, लोकल लेवल पर लोग भी तो सुनने चाहिए उसको। इसीलिए कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर कई बार काम हुआ है। कंपोनेंट्स उसके पार्ट्स होते हैं जहाँ पर सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक, ये तीनों मिलाकर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बनता है, इसलिए ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। If you consider the 3 to be overlapping circles of same size, the area of overlap in the center is human well-being। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग चल रहा है ना इन तीनों का, ये मिलाकर हमारा ह्यूमन वेलबींग के बारे में बात चल रही है। एज द एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी बिकम मोर अलाइन, द एरिया ऑफ ओवरलैप इंक्रीजेज एंड सो डज ह्यूमन वेलबींग। तो जैसे ही एक एक एरिया जो है ये बढ़ता जाता है, ह्यूमन वेलबींग यानी कि इंसान जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेट्स यानी कि एक साथ मिलाता है सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, एज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम, जैसे डायग्राम में बताया गया है। सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट्स रिलेट टू इश्यूज फ्रॉम ईच ऑफ दीज 3 सिस्टम्स, यानी कि सस्टेनेबल कंपोनेंट्स इन तीनों सिस्टम से ही मिले हुए हैं। सम ऑफ द इश्यूज जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल है, इन्वॉल्व सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम में पॉपुलेशन कंट्रोल आता है, अदर्स में आता है स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, सेंटर ऑन एनवायरमेंटल सिस्टम, जो कि एनवायरमेंट को बिलोंग करता है। The most complex issues are those involve interactions between 2 or all 3 of the system. For example, role of economic growth in promoting human well-being। अब देखो, ये तीनों ही चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें जहाँ एक साथ में आ जाती है तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी यानी कि देश तरक्की कब कर रहा है, जब वहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि प्रमोट करता है ह्यूमन वेलबींग को, इंक्लूड्स सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसमें सोशल सिस्टम भी आता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी आता है। सस्टेनेबिलिटी एम्स टू अचीव अ हार्मनी और बैलेंस इन
द इंटरेक्शंस ऑफ द थ्री सिस्टम। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है हार्मनी, यानी कि पीस, एकदम शांति से तीनों को क्या करना, बैलेंस करके चलना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया इन द डायग्राम, जो कि इस डायग्राम का शेडेड एरिया हमको बताता है। एज अ डायग्राम शोज द एरिया इन विच द इंटरेस्ट ऑफ ऑल थ्री सिस्टम्स कॉन्वर्ज इज स्मॉल रिलेटिव टू द साइज ऑफ ईच सिस्टम। तो यानी कि जहाँ पर आकर ये लोग सब इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, वो बहुत ही स्मॉल एरिया बन जाता है हर एक सिस्टम का, यानी हर सिस्टम का छोटा छोटा हिस्सा, एनवायरनमेंट का, अपना इकोनॉमिक का, सोशल का, तीनों का मिलाकर एक बहुत ही छोटा हिस्सा बनता है जहाँ पर ह्यूमन वेलबींग का उद्धार हो रहा है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट। अगर हम इनकी बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इज एयर, वाटर एंड फूड इज द सोर्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एवरीवन, राइट। ये जो है रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं, तो उसी के साथ में हवा जो है और खाना जो है और पानी जो है, ये तीनों ही चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा सोर्स ऑफ मटेरियल्स है विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक आवर लाइफ फ्रॉम प्योर सर्वाइवल टू सबसिस्टेंस एंड बियॉन्ड, यानी कि हमारे सर्वाइवल से लेकर हमारे तरक्की तक इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ हमको शेल्टर यानी कि मकान भी चाहिए, क्लोथिंग यानी कपड़े भी चाहिए, टूल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फॉर कलेक्टिव ह्यूमन सेटलमेंट, यानी प्रॉपर हमारे सेटलमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, पानी, खाना तो चाहिए, हवा तो चाहिए सांस लेने के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ रोटी कपड़ा और मकान भी चाहिए पूरी तरीके से सेटल होने के लिए। Absence or denial of these basic necessities constitutes absolute poverty. Unequal access to basic necessities and other environmental resources is the foundation of relative poverty. जब unequal access होता है, इन चीज़ों का access पूरी तरीके से लोगों को नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं that is a foundation of poverty, यानी कि वो एक बेस बन जाता है किसका, गरीबी का। पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट आर इंटरलिंक्ड थ्रू 4 मेन डायमेंशंस, यानी कि 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है ये पॉवर्टी और एनवायरनमेंट जो है वो जुड़े हुए। सबसे पहला है हमारा लाइवलीहुड। नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एनर्जी एंड शेल्टर टू पुअर पीपल। पुअर पीपल रिलाई एक्सटेंसिवली ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द वेलबींग एंड बेसिक नीड्स। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ये खाना, पानी, हवा जो है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करके इंसान को देता है, जो गरीब है उनको देता है। तो गरीब लोग जो है वो पूरी के पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट है। Environment provides opportunities for poor people to earn income in sectors such as agriculture, fishing, forestry and tourism, both in formal and informal markets. तो यहाँ पर environment जो है वो गरीबों की किस तरीके से मदद करता है, उनको ऑक्यूपेशन देकर जो है वो उनकी मदद करता है। कौन सा ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल मार्केट्स दोनों ही जगह पर काम करता है उनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट आता है हेल्थ रिस्क। पुअर पीपल आर मोर वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल रिस्क एंड प्रॉब्लम्स। जो गरीब होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो ज़्यादा चांसेस है कि वो एनवायरमेंटल रिस्क की तरफ बढ़ते हैं। एनवायरमेंट एंड हेल्थ ऑफ द पुअर हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो गरीब की एक हेल्थ और एनवायरमेंट इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हेल्थ ऑफ द पुअर एंड द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी इन जनरल कैन बी मेंटेन्ड एंड इम्प्रूव्ड ओनली व्हेन एनवायरमेंट इज प्रोटेक्टेड एंड मेजर्स आर टेकन टू अपग्रेडेड। तो इनकी हेल्थ का ध्यान और एनवायरनमेंट का ख्याल तभी रखा जा सकता है जब हम प्रोटेक्टिव मेजर्स ले अपने एनवायरनमेंट को और इनकी हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए। बोथ अनफॉर्चुनेटली देयर इज टू मच ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो थ्रू आउट द ग्लोब जो है वो चल ही रहा है, वो कहीं पर रुक नहीं रहा है। Studies on health and environment indicate how preventable illness and premature deaths are still occurring in very large numbers, especially among the poor. किस तरीके से डिजीजेस जो है वो, इलनेस जो है वो बढ़ते जा रहा है, उसी के साथ साथ प्रीमेच्योर यानी कि बच्चे के पैदा होने के पहले भी डेथ हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है गरीबों के अंदर। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब इसी के साथ साथ पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, कैंसर्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकता है, फैटीग होता है, हेडेक्स, नॉसिया, डैमेज हो सकता है नर्वस सिस्टम को, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे के सारा पोल्यूशन का क्या है, इफेक्ट है हेल्थ पे। रेजिलियंस टू एनवायरमेंटल रिस्क। Poor people are more affected by natural disasters such as floods, droughts, cyclones, earthquake. Poor people जो गरीब है सबसे ज़्यादा natural disasters से affect होते हैं। Such environmental disorders threaten the livelihood of the poor. अब ये जो environmental problems है ये गरीबों की ज़िंदगी को और ज़्यादा क्या करते हैं, और ज़्यादा उनके अंदर परेशानियाँ जो है वो पैदा करते हैं। Thus, it is imperative for effective environmental management of natural resources to increase the resilience of poor people to environmental risk. और इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, ऐसे मेजर्स लेना जहाँ पर इनकी हेल्थ का और एनवायरनमेंट का खास ख्याल हम रख सकें। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कंट्री की तरक्की जो है वो भी ज़रूरी है, तो एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में और उसके लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थ्रू एग्रीकल्चर। यानी कि जैसे हमने देखा गरीबों को जो कि उनका लाइवलीहुड जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है। तो उस पर डिपेंड करने की वजह से क्या होता है, वहाँ से उनको क्या मिल रहा है, अपने ऑक्यूपेशंस मिल रहे हैं। जैसे कि हमने देखा एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, फार्मिंग है, टूरिज्म है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये सारे ऑक्यूपेशन उनके कंटिन्यू होते हैं।
पुअर पीपल डिपेंड ऑन वेरियस सच एक्टिविटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड्स, तो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो ये सारे काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक्सेसिव यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे। For instance, a fisherman catches fish for his livelihood. If his income increases, he might buy a boat and a bigger net and thus increases his fish catch to unsustainable levels. In the short term, his income will rise further, but that inaction may impoverish his children. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक फिशरमैन जो मच्छी पकड़ने का काम करता है, अगर उसकी इनकम बढ़ते गई तो वो क्या करेगा, अब नई बोट लेकर आएगा और ज़्यादा मच्छी पकड़ के लाएगा, तो अल्टीमेटली इससे क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल हो रहा है, हमारा अनसस्टेनेबल लेवल की तरफ जो है वो हम बढ़ते जा रहे हैं। Poor people are often impoverished by declining resource base and are thus forced to degrade the environment. गरीब लोग कहीं ना कहीं रिसोर्स जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, इस वजह से इम्पॉवरिश्ड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट क्या देखने मिलता है, दे आर फोर्स टू डिग्रेड द एनवायरनमेंट। तो इसीलिए वो लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो दे आर डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, डिप्लीटिंग द एनवायरनमेंट। Poverty is a state of human deprivation which does not allow people to get even the basic necessities of life, that is food, clothing, shelter, basic sanitation and medical care. गरीबी एक ऐसा बहुत बड़ा विचारों के लिए प्रॉब्लम हो चुका है जहाँ पर उनको बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती है। A large proportion of the population in developing countries of Asia and Africa live below the poverty line, जिसको हम BPL बुलाते हैं। तो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हमको देखने मिलते हैं। The main cause of poverty is the concentration of wealth in few developed countries of the West and at the cost of many underdeveloped countries। यानी कि अब ये जो है ये क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा गरीबी की जो पॉवर्टी है वो इतनी ज़्यादा की है, क्योंकि जो वेल्थ है वो डिवाइड किया गया है सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ की तरफ, वेल्थ जो है वो ज़्यादा है किसके कॉस्ट पे, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के कॉस्ट पे, जहाँ पर वेल्थ जो है वो सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है ये अंडर डेवलप में आते हैं। यूरोपियन एंड द नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ क्रिएटेड कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो ये कंट्रीज़ ने क्या किया था, कॉलोनीज अपना क्रिएट किया था एशिया में और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशन poverty among Asia, Africa, South America and concentration of wealth in Europe and North American countries। तो ये नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, अपनी कॉलोनीज बनाकर इन कंट्रीज़ में चले गए, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में, जहाँ जाकर इन्होंने उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया। अब इनके पास के सारे रिसोर्सेज जो भी वेल्थ है ये अपनी कंट्री में ले आए हैं। डेवलप कंट्रीज ओवर एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज इन द कॉलोनीज टू मीट द डिमांड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर फूड कमोडिटीज इन देयर ओन कंट्रीज। और इसी तरीके से उन्होंने रिसोर्सेज को क्या किया था, एक्सप्लॉइट किया था। Overexploited countries continue to depend heavily on developed countries for food grains as well as other basic goods for a long time even after freedom। अब ओवर एक्सप्लॉइट जो कर चुके थे ये लोग कंट्रीज़ को, तो ये बेचारे जो है वो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लॉन्ग टाइम तक, आज़ादी के बाद भी हम इन्हीं के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे। Introduction to technology increased increased production capacities of developing countries of Asia, Africa and South America। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बढ़ गई, लेकिन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ईजिली ऑफसेट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया था किससे, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया तो अब पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन तो हमारा कम ही है ना उस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। दस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, वाटर, मिनरल एंड एनिमल रिसोर्सेज कंटिन्यूज इवन टुडे। और इसी के लिए बोला जाता है ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, लैंड, वाटर, मिनरल और उसके साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज, इसको आज भी हम क्या करते आ रहे हैं, इसको आज भी हम ओवर एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इकोलॉजी। आई होप आपको चैप्टर जो है समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी तरीके का कन्फ्यूजन या डाउट होगा कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।